जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, हम लोग यहाँ पे देखिए बिहार एसएससी का यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 10 हम लोग करने वाले हैं। आप लोग मेरा पिछला वीडियो 9 को सेट नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। क्योंकि अगर बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो आप सेट ही मारना है, तो प्रैक्टिस ही करना है। तो क्या ये प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। तो हम लोग 10 को सेट का प्रैक्टिस कर चुके हैं। 10वां सेट का मतलब हम कर रहे हैं, 9 का कर चुके हैं। ठीक है, बिहार एसएससी का खान सर का बुक है, प्रैक्टिस पेपर है, न्यू बुक जो अभी मार्केट में शॉर्ट हो गया है, मिल ही नहीं रहा है बुक, उसी का यह पीडीएफ है। बहुत मेहनत से दोस्तों बनाया है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता में विशाल स्नानागार की खोज किसने की थी। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता से एक क्वेश्चन फिक्स से रहबे करता है, फिक्स से है, ये हर एग्जाम में पूछबे करेगा। ठीक है, इस पर ज़्यादा आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जॉन मार्शल। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल। हड़प्पा कालीन सभ्यता में विशाल स्नानागार की खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल। हड़प्पा कालीन सभ्यता में विशाल स्नानागार की खोज किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा जॉन मार्शल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अजातशत्रु के कार्यकाल में किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? अजातशत्रु के कार्यकाल में किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? तो अजातशत्रु के कार्यकाल में किस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? प्रथम बौद्ध संगीति। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि हड़प की नीति सर्वप्रथम किस रियासत पर लागू की गई? हड़प की नीति सर्वप्रथम किस रियासत पर लागू की गई? हड़प की नीति सर्वप्रथम किस रियासत पर लागू की गई? हड़प की नीति लागू की गई किस रियासत पर लागू की गई? तो सतारा पर लागू की गई। हड़प की नीति सर्वप्रथम किस रियासत पर लागू की गई? सतारा पर लागू की गई। हड़प की नीति सर्वप्रथम किस रियासत पर लागू की गई? तो सतारा पर लागू की गई, सतारा पर। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन में कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान द्वितीय समाचार पत्र केसरी के संस्थापक एवं संपादक कौन थे? लोकमान्य तिलक। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक, लोकमान्य तिलक। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन में कि कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का समझौता किस सम्मेलन में हुआ? कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का समझौता किस सम्मेलन में हुआ? तो नरम और गरम दल में दोनों में समझौता हो गया किस सम्मेलन में? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। 6 नंबर क्वेश्चन है कि किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी? किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूल की थी? सती प्रथा को क्या की थी? निर्मूल की थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1828 में से 1835 तक भारत में शोषण किया। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन है कि अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? किसानों का नेतृत्व किसने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबा रामचंद्र। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? बाबा रामचंद्र। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? बाबा रामचंद्र। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? बाबा रामचंद्र। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? बाबा रामचंद्र। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया? बाबा रामचंद्र। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बाबा रामचंद्र। 8 नंबर क्वेश्चन है कि जापान में रक्तहीन क्रांति का मेनी पुनः स्थापना की वर्ष में है? जापान में रक्तहीन क्रांति का मेजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई? जापान में रक्तहीन क्रांति या मेनी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई? तो 8 का बी नंबर ऑप्शन से होगा 1868 में, 1868 ईस्वी में हुई थी। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाली का प्रथम गवर्नर था? भारत में पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर था? पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर था भारत में? डी अल्मीडा, डी अल्मीडा, डी अल्मीडा, डी अल्मीडा। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि वित्त आयोग क्या है?
वित्त आयोग क्या है? तो केंद्र और राज्य के बीच संसाधनों के बंटवारे का निर्णय लेता है। केंद्र और राज्य के बीच संसाधनों के बंटवारों का निर्णय लेता है। केंद्र और राज्य के बीच संसाधनों के बंटवारों का निर्णय लेता है। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन के निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सा है जो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो ये दोनों तो नहीं है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर प्रतिबद्ध न्यायपालिका, ये विशेषता नहीं है। प्रतिबद्ध न्यायपालिका ये विशेषता नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत ये क्या है? भारतीय संविधान की विशेषता है? ये नहीं है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में है कि संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? B.R. अम्बेडकर। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा B.R. अम्बेडकर। संविधान सभा के किस नेता ने संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हो जाएगा राइट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा का कब कब भंग की जाती है? सही जवाब है राज्यसभा कब भंग की जाती है? तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? राज्यसभा पूर्णतः कभी भंग ही नहीं होती है। राज्यसभा पूर्णतः कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा पूर्णतः कभी भंग नहीं होती है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है तो भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से। अनुच्छेद 56 पकानी को का द्वियोदशम, ये क्या है? भारत के मतलब राष्ट्रपति के क्या एस्टेरिक है, पकानी को का द्वियोदशम, इसी में राष्ट्रपति का सारा कार्यकाल आ जाता है। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है। कौन कौन अंग है? लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, यही 3 अंग है। ठीक है दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि भारत के पंचायत राज प्रणाली में कितने स्तर हैं? भारत के पंचायत राज प्रणाली में कितने स्तर हैं? तो पंचायत राज प्रणाली में कितने स्तर है? तो यहाँ पर हो जाएगा, चलिए तीन स्तर है। पंचायत राज प्रणाली में 3 स्तर है। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत के खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष खाली स्थान में लागू हुआ। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष खाली स्थान में लागू हुआ। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो 2013 में लागू हुआ। भारत में खाद्य सुरक्षा अधिनियम वर्ष 2013 में लागू हुआ। 2013 में लागू हुआ। 2013 में लागू हुआ। ठीक है। 2013 में लागू हुआ। 18 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा और कौन से जानवर की आकृति है? राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा और कौन से जानवर की आकृति है? राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा और कौन से जानवर की आकृति है? तो बैल और घोड़ा का है। राइट आंसर हो जाएगा बैल और घोड़ा। बैल तथा घोड़ा। बैल तथा घोड़ा। राष्ट्रीय प्रतीक में सिंह के अलावा कौन से जानवर की आकृति है? तो बैल तथा घोड़ा की आकृति है। ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है? दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है? दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है? 22 दिसंबर को होता है। दक्षिण गोलार्ध में उत्तर अयनांत किस दिन होता है? 22 दिसंबर को होता है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत पड़ती। पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं रहता तो सूर्य की किरणें केवल लंबवत कहाँ पड़ती? किस जगह पर पड़ती? तो भूमध्य रेखा पर पड़ती। यदि पृथ्वी का अक्ष झुका नहीं होता तो सूर्य की किरणें लंबवत कहाँ पड़ती? भूमध्य रेखा पर। ठीक है। भूमध्य रेखा पर पड़ती सीधा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ खाली स्थान में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ खाली स्थान में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है।
ग्रेट बैरियर रीफ खाली स्थान में स्थित है, तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन बताइएगा। भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? भारत का कौन सा प्रदेश है जो रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो रबर का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? केरल। केरल रबर, काजू, मसाला, किशमिश, जितना मसाला है, काजू, रबर, ये सब का उत्पादन कौन करता है? केरल करता है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो विश्व का सबसे विशाल समुद्र कौन सा है? विश्व का सबसे विशाल समुद्र कौन सा है? विश्व का सबसे विशाल समुद्र कौन सा है? तो सबसे विशाल हो जाएगा प्रशांत महासागर। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 23 का बी, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे विशाल समुद्र है। अब विश्व का सबसे गहरा भी है, विशाल भी है और गहरा भी है और बड़ा भी है सबसे। ठीक है, चलिए 24 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न में से कहाँ पर विश्व का सबसे यूरेनियम रिजर्व है? निम्न में से कहाँ पर विश्व का सबसे यूरेनियम रिजर्व है? निम्न में से कहाँ पर विश्व का सबसे यूरेनियम रिजर्व है? ऑस्ट्रेलिया में है। निम्न में से कहाँ पर विश्व का सबसे यूरेनियम रिजर्व है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा है। दक्षिणी गोलार्ध कह रहा है, देख लीजिए। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा क्या आ जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 25 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब। दक्षिणी गोलार्ध कर रहा है, मतलब नीचे साउथ इंडिया। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा है उत्तर पश्चिम। उत्तर मतलब ऊपर, पूर्व यानी पश्चिम। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब, यही है। मतलब उत्तर ये हो गया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो उत्तर पश्चिम हो गया क्या? उत्तर पश्चिम मतलब उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब, फिर दक्षिण, उसके बाद पूरब, यही हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा, देख देते हैं। उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब, यही हो जाएगा दिशा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 26 नंबर, निम्न में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? कौन सा आंसर हो जाएगा? निम्न में से कौन सा शहर है जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा नक्सारी। कौन सा शहर है जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो नक्सारी जो शहर है गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? तो 27 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है भारत में। किसका? थोरियम का। चलिए
28 नंबर क्वेश्चन में है कि भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य है, तो ये तो सबको पता होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार के कहाँ है? मुजफ्फरपुर में शाही लीची का क्या है, सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। जीआई टैग मिला हुआ है, जोग्राफिकल टैग मिला हुआ है, जीआई टैग मुजफ्फरपुर के शाही लीची को मिला हुआ है, जीआई टैग मिला हुआ है, ठीक है। और उत्तराखंड के सॉरी हाँ, यहाँ का मतलब दरभंगा के मखाना, मिथिला का मखाना को जीआई टैग मिला हुआ है, वो भी ध्यान में आया तो बोल दिए। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है। किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का क्या कारण है? किसी नदी घाटी के चौड़ा होने का क्या कारण है? कोई भी नदी घाटी का चौड़ा होने के क्या कारण है? पार्श्विक अपर्दन भूक्षरण। पार्श्विक अपर्दन भूक्षरण नदी घाटी के चौड़ा होने का कारण है अपर्दन, ठीक है। मिट्टी उट्टी काट उठ के क्या हो जाता है, नदी चौड़ा हो जाता है, घाट उठ के, मिट्टी काट उठ के। तो पार्श्विक अपर्दन सीधा याद कर लीजिए। भूक्षरण क्या, भूमि का क्षरण होता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक घनत्व किसका था? जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक घनत्व किसका था? सबसे अधिक घनत्व यहाँ पर जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक घनत्व किसका था? किस चीज़ में घनत्व? सीधे घनत्व पूछ रहा है, अजीब क्वेश्चन है यार। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के दिल्ली का सबसे अधिक घनत्व है। घनत्व वो दिल्ली में जनसंख्या के हिसाब से तो दिल्ली का ही सबसे अधिक घनत्व है क्या? जनसंख्या के हिसाब से पूछ रहा था, तो दिल्ली का सबसे अधिक क्या है घनत्व जनगणना 2011 के अनुसार। राजधानी है तो फिक्स बात ही होगा ही घनत्व। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि जीएसटी का कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स का कानून लागू करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा असम। बिल्कुल राइट आंसर है असम। ये हमको याद था पहले से ही, इसीलिए ठिकाने मार दी है, असम हो जाएगा। चलिए हमको याद था। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? भारत ने दार्शनिक मृदा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? भारत ने दार्शनिक मृदा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? तो 1997 भारत ने दार्शनिक मृदा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? 1997 में शुरू की थी, 1997, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन में कि कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है। कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है। कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है। चलिए 33 क्या हो जाएगा? अलाप। कर्नाटक संगीत में अलापना हिंदुस्तानी संगीत समान होता है, अलाप के समान होता है। किसके समान होता है? कर्नाटक संगीत में अलापना अलाप के समान होता है, अलाप के समान होता है, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में कि अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के 34 नंबर क्वेश्चन है कि अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के नैतिक विकास का बल देता है, नैतिक विकास पर बल देता है। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के नैतिक विकास पर बल देता है, नैतिक विकास पर क्या करता है? बल देता है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पर कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस खाली स्थान को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? योगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका आप लोग बताइएगा कमेंट करके, या आप लोग को भरोसे छोड़ देते हैं, आप लोग को ऊपर देखते हैं, या आप लोग यहाँ तक वीडियो देखे हैं कि नहीं, इसका आंसर बताएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका आप लोग कमेंट करके आंसर बता दीजिए, तो हमको पता चलेगा आप लोग यहाँ तक वीडियो देखते आए हुए हैं। हम अपना मन से मार रहे हैं आंसर, आप लोग बताइएगा सही है कि नहीं, ठीक है। ये मार दिए 21 जून, लेकिन आप लोग बताइएगा, अपना मन से मारें, आप लोग को बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है।
36 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज खाली स्थान के एक प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। बिरजू महाराज 10वीं में पढ़े थे आप लोग। कथक नृत्य का प्रसिद्ध प्रतिपादक है बिरजू महाराज। कथक नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं बिरजू महाराज। कथक नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आकारिकी कहलाता है। आकारिकी कहलाता है। जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। आकारिकी कहलाता है। जीवों की आकृति एवं संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है। आकारिकी कहलाता है। आकारिकी कहलाता है। आकारिकी। 38 नंबर क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्मजीव को दिया गया नाम बताइए। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्मजीव को दिया गया नाम बताइए। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्मजीव को दिया गया नाम बताइए। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्मजीव को दिया गया नाम क्या बताइए। प्रोटिस्टा। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्मजीव को दिया गया नाम प्रोटिस्टा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन सामान्य रूप से खाली स्थान में होता है। तो भोजन का पाचन सामान्य रूप से छोटी आंत में होता है। भोजन का पाचन सामान्य रूप से छोटी आंत में होता है। ठीक है। भोजन का पाचन सामान्य रूप से छोटी आंत में होता है। 40 नंबर क्वेश्चन में है कि उभयचरों में श्वसन की विधि होती है। उभयचरों में श्वसन की विधि होती है। उभयचरों में श्वसन की विधि होती है मुख, फुफ्फुस, त्वचा, तीनों से होती है, सभी से होती है। 41 नंबर क्वेश्चन में है कि रक्त समूह प्रणाली की खोज खाली स्थान ने की थी। रक्त समूह प्रणाली की खोज खाली स्थान ने की थी। रक्त समूह प्रणाली की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। रक्त समूह प्रणाली की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। रक्त समूह प्रणाली की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है। निम्न में कौन सा अंग है जो मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा अंग है जो मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है। ये तो अंडवाहिका संबंधित है, अंडा से संबंधित है, गर्भाशय से संबंधित है। सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। शुक्रवाहिका संबंधित नहीं है। शुक्रवाहिका, क्योंकि ये शुक्रवाहिका मतलब शुक्राणु मतलब स्पर्म हो गया। ये मेल में होता है शुक्राणु। ठीक है। चलिए, इस सबका जानकारी अच्छा खासा है। चलिए, 43 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं। श्वसन तंत्र से संबंधित विभिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होता है। तो वायु प्रदूषण के कारण श्वसन का रोग होता है। समझ गए। जल प्रदूषण हुआ तो श्वास हम नाके से लेते हैं। श्वसन यहाँ कह रहा है तो ध्वनि वनि से हमको कौन मतलब। चलिए, 44 नंबर क्वेश्चन में कि पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई। पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई। पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी के गुणधर्मों की खोज की गई अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोज की गई। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि जर की कोशिका में उपस्थित लवक को कहते हैं। जर की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं। तो जर की कोशिका में उपस्थित लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। जर की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं। ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। जर की कोशिका में उपस्थित लवण को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन में है कि मछली से प्राप्त कार्ड यकृत तेल उसमें समृद्ध होता है। मछली से प्राप्त कार्ड यकृत तेल इसमें समृद्ध होता है विटामिन ए और डी। मछली से प्राप्त कार्ड यकृत तेल इसमें समृद्ध होता है विटामिन ए और डी। मछली से प्राप्त कार्ड यकृत तेल इसमें समृद्ध होता है। क्या होता है। तेल नहीं रहता है ना, कहता है मछली का जाते हैं लाने हम लोग तो नहीं कहता ये तेल है, तेल हटा दी। तो इसमें विटामिन ए और डी रहता है। 47 नंबर क्वेश्चन के आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है तो तृतीय पोषी स्तर पर होगा मेढक। और घास प्रथम पर है, कर आहार श्रृंखला कहला है मौजूद मेढक।
टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम स्तर पर होता तो कौन हो जाएगा? तो तृतीय स्तर पर पहले घास हो जाएगा। तो घास के कौन खाएगा? घास के टिड्डा खाएगा। टिड्डा के कौन खाएगा? टिड्डा के मेढक खाएगा। मेढक के कौन खाएगा? सांप खाएगा। हो गया, समझ में आ गया? ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है। दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है लैक्टोमीटर। दूध की सघनता मापने के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है लैक्टोमीटर। दूध की सघनता मापने के लिए लैक्टोमीटर प्रयुक्त एक उपकरण है। देखिए, दूध की सघनता को मापने के लिए पानी उनी कहाँ में फेंट देता है दूध में, कहता है कि हम पानी नहीं फेंटे हैं, आप 60 रुपये किलो देंगे तो लैक्टोमीटर लेकर जाइएगा, सीधे माप लीजिएगा पानी फेंट ले कि ना फेंट ले। ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है? एक वस्तु का सीधी रेखा में 40 मीटर पर सेकंड के वेग से चलते हुए त्वरण 4 मीटर पर सेकंड से बढ़ता है तो उस वस्तु की 10 सेकंड के बाद गति क्या होगी? 80 मीटर पर सेकंड होगी। चलिए, 50 नंबर क्वेश्चन है कि खाली स्थान का प्रयोग हवा के बल और वेग मापने के लिए किया जाता है। खाली स्थान का प्रयोग हवा के बल और वेग मापने के लिए किया जाता है। तो एनीमोमीटर का प्रयोग हवा के बल और वेग मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग हवा के बल और वेग मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग हवा के बल और वेग मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? हवा के बल और वेग मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन में कि यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? यदि किसी वस्तु का वेग आप दुगुना कर दीजिए तो उसका गति 4 गुना हो जाएगी, सीधा बात। यदि किसी वस्तु का वेग आप 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो यदि किसी वस्तु का वेग आप 2 गुना कर दीजिएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। 2 से गुना कर दीजिए। चलिए, 52 नंबर क्वेश्चन है कि मानव के लिए श्रव्य आकृति की परास है। मानव के लिए श्रव्य आकृति की परास है 20 से 20,000 हर्ट्ज। मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति की परास है। मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति की परास है 20 से 20,000 हर्ट्ज। मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति की परास है 20 से 20,000 हर्ट्ज। 53 नंबर क्वेश्चन में है कि गहरे सागर में गोताखोर इसलिए विशिष्ट सूट पहनते हैं। गहरे सागर में गोताखोर सा रहता है इसलिए विशिष्ट सूट उट पहनता है ना, कपड़ा उपड़ा पहन लेता है, सूट उट एकदम टाई अथी से झाड़ लेता है कपड़ा, उसका सूट अलग रहता है। किस लिए पहनते हैं सूट? क्योंकि समुद्र के ऊंच दाब से बचने के लिए। समुद्र के ऊंच दाब से बचने के लिए। समुद्र में क्या है? ऊंच दाब है, बहुत ज़्यादा दाब है उसमें, वहीं में दाब के मार देगा पानी में, इसीलिए वो सूट पहना जाता है। नहीं पहनेगा तो में दाब का मार देगा, इतना ऊंच दाब है समुद्र के अंदर। 54 नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष का ऐसे ही मतलब क्या हो जाएगा? प्रकाश वर्ष इसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष के ऐसे ही मतलब हो जाएगा दूरी। चलिए, 54 का बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश कणों से मिलकर क्या बनाता है? प्रकाश कणों से मिलकर क्या बनाता है? तो प्रकाश क्या है? कणों से मिलकर कणिका बनाता है। प्रकाश कणों से मिलकर क्या बनाता है? तो कणिका बनाता है। प्रकाश कणों से मिलकर क्या बनाता है? तो कणिका बनाता है। ये हमको पता था, ये अपना मन से मारे हैं। और ये तो ही नहीं कि सारा अपना मन से हम मारे हैं क्वेश्चन का आंसर, ऐसे गलती हो जाएगा। हम यहाँ पर आंसर मेरे पास है, लेकिन जो अपना मन से मारते हैं वो आपको बता देते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है कि एक लंबी और सीधी सोलेनोइड जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा है, सोलेनोइड ये भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? एक लंबी और सीधी जो सोलेनोइड है जिसमें विद्युत प्रवाह हो रहा है, सोलेनोइड ये भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? उसके सिरे की तरफ घटती है। ये हमको नहीं पता, ये देखे हैं, उसके सिरे की तरफ घटती है, यही हो जाएगा आंसर। 57 क्वेश्चन की सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑक्सीजन, जलाना, कार्बन डाइऑक्साइड। सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑक्सीजन अगर जलाना हो जाएगा, अगर सही विकल्प तो रीजनिंग टाइप का हो गया क्वेश्चन कि ऑक्सीजन अगर जलाना हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बुझाना हो जाएगा। ऑक्सीजन, देखिए सही बात है। देखिए, ऑक्सीजन से अगर कोई चीज़ जलता है और आप कहीं आग लगाइएगा तो ऑक्सीजन के मौजूद में नहीं जल रहा है, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड छिड़ दीजिए, बुझ जाएगा।
बहुत अच्छा क्वेश्चन था, दिमागी क्वेश्चन था, जिसके बाद दिमाग होगा वही बना पाएगा। तो इसीलिए कहते हैं पढ़ने के लिए दिमाग रहना जरूरी है। चलिए, सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है, सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है कार्बन टेट्राक्लोराइड। सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है कार्बन टेट्राक्लोराइड। सहसंयोजक अणु का क्या है, एक उदाहरण है कार्बन टेट्राक्लोराइड। सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है कार्बन टेट्राक्लोराइड। सहसंयोजक अणु का एक उदाहरण है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित है, एक परमाणु के नाभिक में क्या सम्मिलित है, एक परमाणु के नाभिक में क्या सम्मिलित है, बताइए। एक परमाणु के नाभिक में क्या सम्मिलित होगा, एक परमाणु के नाभिक में शायद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर सम्मिलित होगा। ये अपना मन से हम बता रहे हैं, आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कमेंट करके बताइएगा। एक परमाणु के नाभिक में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये अपना मन से बता रहे हैं दोस्तों, इसका कंफर्म नहीं कि यही क्वेश्चन सही होगा, लेकिन आप लोग बताइएगा कौन सही होगा सर, ठीक है। सारा क्वेश्चन का आंसर बता देंगे, एक छोड़ देंगे आपके लिए, तब नहीं पता चलेगा। आप लोग यहाँ तक वीडियो लगातार देखते हुए यहाँ अगर आपको यहाँ पर ये बात बताएं तो आप कमेंट किए हैं क्या। चलिए, 60 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अक्रिय गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो अक्रिय गैस नहीं है। चलिए, क्लोरीन अक्रिय गैस नहीं है, वो जो जेनान अक्रिय गैस है, आर्गन अक्रिय गैस है, क्रेप्टन अक्रिय गैस है, क्लोरीन अक्रिय गैस नहीं है। 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है, तो हैलाइट। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य नमक का स्रोत है, निम्नलिखित में से कौन सा है जो सामान्य नमक का स्रोत है, तो हैलाइट 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 हाईलाइट क्या है, सामान्य नमक का स्रोत है। बॉक्साइट पराइट ऐसा नहीं होगा, हाईलाइट हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन में है कि गमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। गमेक्सिन, डीडीटी और ब्लीचिंग पाउडर महत्वपूर्ण यौगिक है। कौन महत्वपूर्ण यौगिक है, क्लोरीन के, क्लोरीन लिखा हुआ है यहाँ पर। चलिए, 63 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है। मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है। मोमबत्ती का जलना हो जाएगा यहाँ पर, मोमबत्ती का जलना यहाँ पर हो जाएगा मोमबत्ती का जलना किस परिवर्तन का उदाहरण है, तो इसका दोनों हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन में है गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात पर किसकी पतली परत के साथ आवरण करता है। गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात पर किसकी पतली परत के साथ आवरण करना है। गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात पर किसकी पतली परत के साथ आवरण करना है। जस्ता का। गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात पर किसकी पतली परत के साथ आवरण करना है, जस्ता का। गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात पर किसकी पतली परत के साथ आवरण करना है, जस्ता का, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन क्या है, समावयव है, समावयव है। 66 नंबर क्वेश्चन है कि संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है। संक्षेपण बहुलक का क्या उदाहरण है, टेरिलीन। संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है टेरिलीन। संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है टेरिलीन। 67 नंबर क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में सन्यासी
विद्रोह का उल्लेख है। मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मगध। मगध कहाँ है? बोधगया में। मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बोधगया में। 69 नंबर क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में किस जिले में भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव का विकास हो रहा है? महाराष्ट्र के किस जिले में भारत का पहला कार्बन तटस्थ गांव का विकास हो रहा है? तो महाराष्ट्र के थाने में। पुणे भी महाराष्ट्र में है, मुंबई भी वहीं है ना, थाने में हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा थाने। 70 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार के सम्मानित किया गया। यह किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो सूरीनाम देश का। 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी संगठन की स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड व्यवसायी जीन हेनरी ड्यूनेट प्रमुख प्रेरक थे? जीन हेनरी ड्यूनेट प्रमुख प्रेरक थे। तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति। 72 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? निम्न में से कौन सी जनजाति है जो भगोरिया उत्सव मनाती है? अगरिया। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? सॉरी 72 का भील हो जाएगा, भील जनजाति। राइट आंसर हो जाएगा सी, बी नहीं होगा, सी हो जाएगा। इनमें से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? तो भील जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है। 73 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसमें से किससे संबंधित है? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसमें किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इसमें से किससे संबंधित है? तो एलपीजी कनेक्शन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, एलपीजी पर नहीं लिखा रहता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, गैस सिलेंडर पर नहीं लिखा रहता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आईसीसी इंडियन क्रिकेट क्लब पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 के आयोजन कहाँ हुआ था? 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यूनाइटेड किंगडम। आईसीसी इंडियन क्रिकेट क्लब पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2019 का पूछ रहा है। ये आप लोग याद नहीं करिएगा, ये नहीं पूछेगा एग्जाम में, क्योंकि 2024-23 का करंट अफेयर पूछेगा, 2024 का ये नहीं पूछेगा, ठीक है। फिर भी देख लीजिए, इसका हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, यूके। 75 नंबर क्वेश्चन में है कि कर्नाटक में स्थित कायगा किसके लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक में स्थित कायगा किसके लिए प्रसिद्ध है? नाभिकीय संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। कर्नाटक में स्थित कायगा किसके लिए प्रसिद्ध है? नाभिकीय संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। 76 नंबर क्वेश्चन है कि संसद में 2 क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? 6 माह। 77 नंबर है कि भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? भारत से मयूर सिंहासन लेकर गया था, बताइए। भारत से मयूर सिंहासन कौन लेके गया था? नादिर शाह लेके गया था। देखा तो देख के खोलखैया उधार देंगे अगर रहेगा अभी तो। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए कला अभिनय रंगमंच के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? बलवंत मोरेश्वर पुरंदरे। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए कला अभिनय रंगमंच के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? बलवंत मोरेश्वर, ये भी 2019 का करंट अफेयर, पुरंदरे। 79 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल, इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? चलिए, ये हो जाएगा ऑप्शन सही, मानसरोवर झील ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। मानसरोवर झील ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है। मानसरोवर झील ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। अस्सी नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति, अगर राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो उपराष्ट्रपति कार्यभार संभालेगा, अगर दोनों नहीं रहेगा तो भारत के राष्ट्रपति कार्यभार कौन संभालता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, मतलब भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब
सुप्रीम कोर्ट के मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जज, चलिए 81 नंबर क्वेश्चन की प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है? प्रसिद्ध यात्री और लेखक मोहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है? जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी। कई देशों की यात्रा की थी, बताइए। हम लोग का ज़िंदगी बीत गया है, मतलब 2 साल से वो रूम में बैठे हुए, आज भारत सहित कई देश की यात्रा कर लिया था इब्न बतूता। 3 आदमी हुआ। अच्छा, तो हम लोग क्या, हम लोग पढ़ रहे हैं रूम में 2 साल से। तो 81 का डी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा मोरक्को। मोरक्को, मोरक्को, मोरक्को का था इब्न बतूता। कहाँ का था? मोरक्को का था। मोरक्को के निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? चलिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 83 नंबर क्वेश्चन में है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1919 में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1919 में हुई थी। 84 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने भारत का 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया था? निम्नलिखित में से किसने भारत का 3 चरण वाला नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम तैयार किया था? तो सी नंबर ऑप्शन से रहेगा होमी जहांगीर भाभा। 85 नंबर क्वेश्चन है कि किसी लोक सेवक को निम्नलिखित में से क्या बनने की अनुमति नहीं है? तो यहाँ पर सांसद बनने की अनुमति नहीं है। ठीक है दोस्तों, 85 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर चुके हैं। जीके इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कितना आप लोग सही कर पाइएगा थोड़ा बताइएगा कमेंट करके। बिहार SSC का था। अगला सेट हम लोग 11 देखने वाले हैं। ठीक है, 10 गो सेट हम लोग का हो गया है। चलिए, जय हिंद जय भारत।